हमने जिन 2 सीटों की बात सबसे आखिर में आपको बताई, समाजवादी पार्टी में उन्हीं पर कलह मची हुई है। कहा जा रहा है कि ये लड़ाई अखिलेश वर्सेस आजम खान की बन चुकी है। आजम वर्सेस अखिलेश क्यों? इसकी वजह है मुरादाबाद और रामपुर सीट, जिन पर प्रत्याशियों को लेकर जो ड्रामा दिन भर चला, जितनी कंफ्यूजन रही, उसे एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अखिलेश चाहते थे कि आजम के गढ़ में टिकट में ही डिसाइड मैं ही करूं? और दूसरा सवाल ये उठा है, क्या ये पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। एसमी में घमासान की वजह अखिलेश वर्सेस आजम में टिकट मैं तय करूंगा, अखिलेश यादव ने कहा। आजम खान कह रहे हैं कि मैं दूंगा टिकट, तो टिकट कौन देगा इस पर डिसीजन बन नहीं पाया। क्या आजम खान चाहते थे कि टिकट बंटवारे में उनकी ही चले? ये एक बड़ा सवाल है। यहां पर आप देखकर समझ सकते हैं कि विवाद की जड़ क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि टिकट मैं दूंगा और आजम खान कह रहे हैं नहीं, टिकट तो मैं ही डिसाइड करूंगा। मुरादाबाद से एसटी हसन का नॉमिनेशन हुआ, रामपुर से आजम गुट का विरोध देखने को मिला, फाइनली रुचि वीरा को टिकट मिला। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पहले चरण के नामांकन की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन आखिरी दिन सपा में उठी कंफ्यूजन जमीनी कार्यकर्ताओं में असमंजस की उस लहर को पैदा कर दिया, जिसका अंजाम नेताओं से पहले ही खाटी सपाई भाप चुके हैं। विवाद की कहानी समझने से पहले उन सीटों को जान लीजिए जहां सपा दो फाड़ नजर आ रही है। क्यों और कैसे, ये आगे बताएंगे। सबसे पहले सीट रामपुर है। यहाँ से मौलाना मोहब्बुल्लाह नदवी को उतारा तो आजम के करीबी आसिफ रजा बिना सिंबल ही मैदान में कूद गए। इसी तरह मुरादाबाद में कंफ्यूजन दिखा। पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन के नाम का ऐलान हुआ, फिर सपा का सिंबल लेकर आजम की करीबी रुचि वीरा नामांकन कराई। ये तो पहले फेज की लड़ाई है। दूसरे फेज में पड़ने वाले मेरठ की कहानी भी ऐसी ही नजर आ रही है, जहाँ सपा ने भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन अब चर्चा है कि अखिलेश को फैसला बदलना पड़ सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि पहले ही चरण में जिस पश्चिमी यूपी में सपा मजबूत स्थिति में थी, वहां इतनी कंफ्यूजन क्यों और कब इसकी शुरुआत हुई? इसे समझने के लिए फ्लैशबैक भी चलना होगा। तारीख 22 मार्च, जगह सीतापुर जिला जेल। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कद्दावर नेता आजम खान से मिलने पहुंचे। जेल में बंद आजम खान से अखिलेश यादव की हुई मुलाकात के बाद सूत्रों की अगर माने 1.5 घंटे के अंदर हुई मुलाकात में के दौरान आजम खान ने अखिलेश यादव से कई बार रामपुर से चुनाव लड़ने की पेशकश की, लेकिन आजम खान की इस पेशकश का जवाब अखिलेश यादव ने नहीं दिया। माना जा रहा है कि इसी के बाद से दोनों नेताओं के बीच में टिकट बंटवारे को लेकर ठन गई है। आइए पहले आपको बताते हैं कि मुरादाबाद में क्या हुआ। 24 मार्च, 3 नेताओं के बीच चल रही रेस को जीतते हुए एसटी हसन के नाम का ऐलान हुआ। तब तक एसटी हसन के अलावा 2 अन्य नेता भी उम्मीदवार की लिस्ट में थे, लेकिन एसटी हसन बाजी मार ले गए। 26 मार्च, सपा के सिंबल पर एसटी हसन ने गाजे बाजे के साथ नामांकन किया, लेकिन तब तक उनके टिकट कटने की खबरें तैरने लगी थी। एसटी हसन के नामांकन के बाद मंगलवार को अचानक ये खबर आई कि मुरादाबाद से सपा ने रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया है। रुचि वीरा आजम खान की करीबी मानी जाती हैं, जिससे इस अफवाह को और बल मिल गया कि क्या जेल में बैठे आजम खान मुरादाबाद का उम्मीदवार तय करेंगे। और हुआ भी वही। मुरादाबाद में आजम के आगे अखिलेश को पीछे हटना पड़ा। मुरादाबाद की सियासत पल पल बदल रही है। इसी बीच वहां रुचि वीरा के खिलाफ नारेबाजी हुई, रुचि वीरा, रुचि वीरा, पुतले जलाए गए, लेकिन रात बदलते ही तस्वीर फिर बदल गई। 27 मार्च, पार्टी हाईकमान से आश्वासन मिलने के बाद रुचि वीरा ने आज नामांकन भी कर दिया। हालांकि खबर ये भी आई कि अखिलेश ने उन्हें नामांकन न करने के लिए बोला है, लेकिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने एसपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है।
मैम एसटी हसन साहब ने भी अपना नामांकन कल कराया है। देखिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे बड़े भाई हैं, बस इतना ही कहना। तो मैम क्या एसटी हसन साहब का टिकट कट चुका है? आप उनसे पूछिए ना। पार्टी आला कमान ने आपको क्या मैसेज दिया, आपसे क्या कहा गया? समझते ही होंगे कि मैं पर्चा दाखिल करने आई हूँ तो कुछ लेके ही आई हूँ। देखिए मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराया। अब फैसले हाईकमान के ऊपर है मेरे। इसी दौरान एसटी हसन का नामांकन रद्द होने की खबर आई, यानी मुरादाबाद में रुचि वीरा लड़ाई जीत गई, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता दो फाड़ हो गए। एसटी हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था, लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया, जिसमें एसटी हसन के जो पहले फॉर्म ए भी जमा किया था उसको निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म ए भी आया हुआ है। अब सवाल ये है, क्या रुचि वीरा को आजम के इशारे पर उम्मीदवार बनाया क्या? अगर हाँ, तो बदले में आजम ने कौन सा समझौता किया? क्योंकि रामपुर से अब भी उनके करीबी आसिफ रजा ने भी नामांकन किया। फिर वो किसके इशारे पर मैदान में उतरे, इसे आगे समझते हैं। तो अब तक आप अखिलेश वर्सेस आजम की कहानी समझ ही गए होंगे, लेकिन कैसे इस कहानी में पल में ट्विस्ट आ गया, कैसे आजम गुट मुरादाबाद में अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा, उसे ग्राफिक्स के जरिए दिखा दे। एक नजर यहां पर डालिए। 24 मार्च की अगर बात करें, मुरादाबाद में एसटी हसन का नॉमिनेशन फाइल होता है, रामपुर में आजम गुट का विरोध होता है, रुचि वीरा को टिकट मिलता है। रामपुर की दम पर बार्गेनिंग हो रही है, ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल। 26 मार्च को जैसे ही नॉमिनेशन करते हैं एसटी हसन, जैसे ही नॉमिनेशन फाइल करते हैं, रामपुर में सपा इकाई चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर देती है। लेकिन बहिष्कार का कारण मुरादाबाद सीट को कहीं नहीं बताया जाता है, बल्कि रामपुर सीट को सेंटर में रखा जाता है। फिर जैसे ही मुरादाबाद में रुचि वीरा नॉमिनेशन करती हैं, या यूं कहें कि आजम के करीबी का जैसे ही टिकट कंफर्म होता है, रामपुर में भी विरोध शांत हो जाता है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार को लेकर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो गया है, लेकिन रामपुर के रण में कंफ्यूजन भारी है। एक तरफ अखिलेश यादव के चार्टेड प्लान वाले कैंडिडेट मौलाना मोहबुल्ला नदवी है, तो दूसरी तरफ आजम के करीबी आसिफ रजा। नदवी सियासत में एकदम नए, जबकि आसिफ रजा मचे हुए खिलाड़ी। नदवी की रामपुर में पकड़ नहीं है, लेकिन आसिफ के सिर पर आजम का हाथ है। नदवी को एक भी चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं, जबकि आसिफ पिछला लोकसभा चुनाव हार कर अनुभव ले चुके हैं। अखिलेश यादव जी ने मुझे इंसानियत का पैगाम देकर के यहाँ भेजा है कि आपस में जितने भी शहरी हैं मुल्क के, उनमें आपस में समानता, एक दूसरे से बराबरी और एक दूसरे से हुकूक के लिए एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का जज्बा पैदा हो। इसलिए मैं यहाँ पर आज जो है हाजिर हुआ हूँ अपने वतन में। कल आजम खान ने बहिष्कार किया था और आज उन्होंने वापस अपने प्रत्याशी को उतारा भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक ही पार्टी है। आजम खान जेल में है, लिहाजा इस बार रामपुर सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी में काफी असमंजस की स्थिति नजर आई। आलम यह है कि रामपुर समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हुए और उन्होंने चुनाव का बायकॉट करने की धमकी पार्टी हाईकमान को दे डाली। जाहिर सी बात है कि पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में मचे गदर का असर रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर पड़ सकता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। ये तो भी पहले चरण का नॉमिनेशन है, तब ये दशा है। समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव आता है तब सिर्फ फुटबॉल सतह पर आ जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर मचे गदर से साबित हो चुका है।
कि एसपी में इस वक्त गुटबाजी बुरी तरह से हावी हो चुकी है। रामपुर मुरादाबाद में नामांकन की आखिरी तारीख पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस बना रहा। रामपुर और मुरादाबाद में आजम खान गुट और अखिलेश गुट के बीच जमकर खींचतान दिखाई दी है। नाराज आजम के आगे अखिलेश यादव को झुकना पड़ा है और आजम गुट की रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुरादाबाद से बनाया गया। इसी तरह से रामपुर को लेकर भी आजम खान और अखिलेश के बीच प्रत्याशी को लेकर जमकर तनातनी हुई। पहले रामपुर सीट से आजम के करीबी आसिम रजा पर्चा भरने पहुंचे, फिर रामपुर सीट से अखिलेश के करीबी मोहिबुल्ला नदवी भी पर्चा भरने पहुंचे। दोनों ही एसपी के सिंबल पर पर्चा भरने पहुंचे। हालांकि बाद में इमाम मोहिबुल्ला नदवी को रामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ अखिलेश यादव आजम खान पर भारी साबित हुए। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान होगा। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो गदर शुरू हुआ है वो जल्द ही कई और सीटों तक फैल सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की पकड़ कहीं न कहीं पार्टी पर कमजोर पड़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने रामपुर मुरादाबाद की कहानी विस्तार से समझ ली। चलिए अब आपको लौटाए चलते हैं पहले चरण की ओर और नजर डालते हैं उन 8 सीटों के 2019 के आंकड़ों पर जहां सबसे पहले मतदान होना है। सहारनपुर से बीएसपी के हाजी फैजुर रहमान और कैराना से बीजेपी के प्रदीप कुमार ने जीत इस पर दर्ज की थी। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव कुमार बालियान और बिजनौर से बीएसपी के मूलक नागर विजयी हुए थे। तो वहीं पर 2019 में रामपुर से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। आजम खान सांसद बने थे, लेकिन उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई। वहीं पीलीभीत में बीजेपी के वरुण गांधी और नगीना सीट पर बीएसपी के गिरीश चंद्र ने जीत दर्ज की थी। मुरादाबाद में एसपी के डॉक्टर एसटी हसन ने चुनाव जीता था। लेकिन मौजूदा समय में क्या कहते हैं इन सीटों के समीकरण, उसे भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। ये भी हमने आपको जानकारी दी कि मौजूदा हालात 2014 की 2019 की अगर बात करें तो उस वक्त समीकरण क्या रहे थे। दो 2024 का सियासी दंगल जारी है। पहले चरण में देश की कुल 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें यूपी की 8 और उत्तराखंड की कुल 5 सीटें शामिल हैं। इस महामुकाबले के लिए बुधवार को नामांकन प्रक्रिया की आखिरी तारीख थी। बात यूपी की करें तो 8 सीटों में रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट शामिल है, जिन पर इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। क्या है इन सीटों का समीकरण, इसे समझना बेहद जरूरी है। एक एक कर इसे समझते हैं। यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीट में पीलीभीत की सीट सबसे हॉट बन गई है, क्योंकि यहां से पार्टी ने वरुण गांधी का पत्ता साफ कर दिया है और पार्टी ने यहां से यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से कुर्मी बिरादरी पर दांव लगाया है और भगत शरण गंगवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र की आबादी करीब 25 लाख है और वोटर्स की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो मुस्लिम करीब 5 लाख, कुर्मी करीब 2 लाख, किसान करीब 3 से 4 लाख। पिछली बार वरुण गांधी ने करीब 2.5 लाख वोटों से ये सीट जीती थी। अब इस सीट पर बीजेपी ने जितिन प्रसाद पर दांव लगाया है। पीलीभीत लोकसभा से जितिन प्रसाद जी के नामांकन के उपरांत एक बड़ी जनसभा में पूरे क्षेत्र के सब लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एजेंडा है विकास का, और हमारी सरकार ने जो जो काम किए उन कामों को लेकर अपना पूरा लेखा जोखा लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। इधर बिजनौर सीट की बात करें तो ये सीट एनडीए गठबंधन के साथ ही आरएलडी के खाते में गई है। पार्टी ने चंदन चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है।
और बीएसपी ने यहाँ जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को दिया है। बिजनौर सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर निर्णायक साबित होते हैं। जातिगत वोटर की बात करें तो मुस्लिम करीब 5 लाख, SC/ST करीब 4.5 लाख, जाट करीब 1,75,000, गुर्जर करीब 75,000, ब्राह्मण करीब 50,000। बिजनौर लोकसभा के इतिहास की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन के बाद यानी 1991 से अब तक भारतीय जनता पार्टी 4 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमा चुकी है, जबकि इस बीच में समाजवादी पार्टी 2 बार और RLD 1 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। मौजूदा समय में सीट पर BSP का कब्जा है, लेकिन इस बार बीजेपी यहां से जीत का दावा कर रही है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। इंडी गठबंधन ना तो प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं वो लोग, ना नेता तय कर पा रहे हैं। वह तितर बितर हो गया है, बिखर गया है पूरी तरीके से। वह आपसी द्वंद्व में फंसे हुए लोग हैं। बात नगीना सीट की करें तो ये सीट भी बेहद खास हो गई है, क्योंकि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद यहाँ से पहली बार चुनावी मैदान में है और अपनी सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी ने ओम कुमार तो एसपी ने मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने सुरेंद्र सिंह पर दांव लगाया है। नगीना लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है। इस सीट पर दलित और मुस्लिम निर्णायक वोटर हैं, जिसमें मुस्लिम करीब 7.5 लाख वोटर, SC/ST करीब 4.5 लाख। 2009 में ये सीट पहली बार अस्तित्व में आई और सपा के खाते में गई, जबकि 2014 में बीजेपी और 2019 में बीएसपी ने जीत दर्ज की। अब बारी है 2024 की। वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें तो ये सीट 2013 के दंगे के बाद से ही प्रदेश की मेन सीटों में गिनी जाती है। यहाँ से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है, तो एसपी और कांग्रेस ने चौधरी हरेंद्र सिंह पर दांव लगाया है। साल 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ करीब 17 लाख के आसपास वोटर हैं, जिसमें मुस्लिम करीब 5 लाख, SC/ST करीब 2 लाख, जाट करीब 1.5 लाख हैं। इसके अलावा अन्य जाति भी हैं यहाँ, जो हार जीत का फैसला करती हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया और जो छात्र कक्षा में पढ़ाई नहीं करता रोज, वो आखिर में मेहनत ज्यादा करता है। मैं ऐसा छात्र हूँ, 10 साल से सांसद हूँ मुजफ्फरनगर का, 10 के 10 साल अपने लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हूँ। कोई लोकसभा क्षेत्र का गांव नहीं है जहाँ ना जाता हूँ, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ काम ना किया हो। कोई ऐसा नहीं कह सकता मुजफ्फरनगर जनपद का कि मैं अपने सांसद से मिलना चाहता था, मैं मिल नहीं पाया। देखिए, उम्मीदवार तो सभी भाई महत्वपूर्ण है, पता नहीं किसके और किसके साथ हो जा, पर हाँ इतना जरूर हम तो पहले पर अगर दूसरे तीसरे की लड़ाई चौथे कोई लड़ो कोई ना लड़ो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, उसकी बहस में नहीं बढ़ते हम। मुख्य मुद्दे क्या? सम्मान, 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 रोजगार। और चुनावी मुद्दे में आप देख रहे हैं, शिक्षा गरीबों तक नहीं पहुंच रही है, रोजगार गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। आप सब देश जानते हैं, तो गरीबों का रोजगार, शिक्षा, जो पिछड़ा पिछड़ा जितना मेरे साथ है, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ तक पहुँचूंगा। सहारनपुर सीट की बात करें तो इसका सफर बहुत दिलचस्प रहा है। ये सीट कई मायनों में सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम मानी जाती है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के खाते में चली गई और 16 साल बाद 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। लेकिन 2019 के चुनाव में सीट पर फिर से बसपा ने बाजी मारी। इस लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते हैं, जो किसी भी पार्टी के लिए जीत की चाबी होते हैं। इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। एकतरफा चुनाव है, विपक्ष की पूरी तरह से जमानत जब्त हो रही है। राघव लखनपाल शर्मा जी की जीत, मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, उत्तर प्रदेश के कानून के राज की जीत है। मैं सहारनपुर के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब जरा कैराना का भी सियासी समीकरण समझ लेते हैं। ये इलाका हिंदू और मुस्लिम गुज्जर बाहुल माना जाता है। यहाँ की सियासत में बिरादरी से बड़ा धर्म का झोल है। यहाँ से बीजेपी और एसपी दोनों ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो गुज्जर समाज से आते हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम करीब 5,45,000, SC/ST करीब 2.5 लाख, जाट करीब 2.5 लाख।
2019 के अलावा चुनाव में यहाँ से बीजेपी ने कमल खिलाया था। अब बारी है 2024 की, जिसमें देखना होगा कि कौन मैदान मारता है, लेकिन जीत के दावे सबके हैं। फिलहाल तो पहले चरण के लिए नामांकन हो चुका है और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। तब तक सबके अपने अपने दावे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उत्तराखंड की अगर करें तो यहाँ पर भी पहले चरण में ही चुनाव होने वाले हैं। सभी 5 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग के लिए आज यहाँ भी नामांकन की आखिरी डेट थी। और एक बार फिर से आपको उत्तराखंड की 5 सीटें बता देते। 5 सीटों पर क्या समीकरण देखिए। पहला चरण नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, यहाँ पर वोट कास्ट होने वाले हैं। 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। तो हमने आपको बताया हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल सीटें आती हैं जिन पर 19 अप्रैल को ही वोट कास्ट होंगे। अगर उत्तराखंड में पहले चरण में हो रही वोटिंग के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन की बात करें तो आज लास्ट डेट था और साथ ही सियासी पार्टियों ने जिन दिग्गजों को मैदान में उतारा है, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी ने अनिल बलूनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। नैनीताल सीट पर बीजेपी ने अजय भट्ट और कांग्रेस से प्रकाश जोशी के बीच में मुकाबला होगा। हरिद्वार सीट पर बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस से वीरेंद्र रावत के बीच मुकाबला है। अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी से अजय टम्टा और कांग्रेस से प्रदीप टम्टा सियासी मैदान में हैं। वहीं टिहरी सीट पर बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी और कांग्रेस ने जो सिंह गुंसोला को अपना प्रत्याशी बनाया है। साल 2019 के चुनावी नतीजों की बात करें तो उत्तराखंड में सभी की सभी सीटों पर कमल खिला था। बीजेपी ने सभी सीटों पर अपना परचम लहराया था। अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा, नैनीताल सीट से अजय भट्ट, टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक, पौड़ी गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत ने जीत दर्ज की थी। तो ये पूरा समीकरण हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। बस 19 तारीख का इंतजार है जब हर कोई वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेगा, लेकिन सबसे पहले दावे वादे जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 आपको हर एक खबर, हर एक तस्वीर चुनाव की बताता रहेगा। हर अपडेट आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।